दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी और आपका हमसफर। रात के ठीक 9 बजते ही रेडियो उड़ान पर हम प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स लेकर आपके लिए हाजिर हैं, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ कुछ नए नए सेगमेंट्स भी टाइम टू टाइम हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इस हफ्ते से हम अपने और ओपिनियन यानी हमारी राय सेगमेंट को पॉज कर रहे हैं और एक नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लाइफ विदाउट साइड। इस सेगमेंट में हम हर हफ्ते एक ऑडियो सुनेंगे और इसके साथ साथ जॉब अलर्ट्स तो आज के प्रोग्राम में होंगी ही। आप हमारे प्रोग्राम्स रेडियो उड़ान की ऑफिशियल ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं भी सुन सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके भी आप हमारे सभी प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। और इसके साथ ही थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यानी गूगल मीट, एलेक्सा, ट्यून इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऑनलाइन रेडियोज वेबकास्ट करने वाली ऐप्स पर भी आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। बहरहाल आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/रेडियो उड़ान। तो ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे की। ठंड अब कम हो रही है, लेकिन अभी कुछ ठंड बाकी है। कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अब कोरोना हम सबके बीच से निकल जाए। हालांकि अभी भी आप सबको चाहिए कि प्रिकॉशंस आप रखते रहें और सावधानियां बरतते रहें। हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाइए ताकि आप कोरोना से बचे रहें। और अगर आपको किसी भी वजह से कोविड का आप शिकार होते भी हैं तो आप सिक्योर रह सकें। बहरहाल चलिए अब प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में वक्त सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस का, इसके बाद प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले सुने न्यूज़ हेडलाइंस। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, SC/ST छात्रों को मुफ्त शिक्षा की पेशकश। साथ ही दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपए तक बढ़ाने की करेंगे कोशिश। SP ने वोट देने से रोका दिव्यांग को, अखिलेश यादव ने की है ऑफिसर पर एक्शन की मांग। केंद्र के ऑफिसेस में फिर से शुरू हुआ फुल ऑफिस अटेंडेंस, माने कि पूर्ण कार्यालय उपस्थिति हुई अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल परीक्षा 2008 CSE में दिव्यांग उम्मीदवार बिना कोटा के मेरिट के आधार पर चुने जाने के संबंध में केंद्र से किया सवाल। केरल में ई-लर्निंग की लाइसेंस सुविधा विकलांगों के लिए बन गई बाधा। विशेष यात्रियों के स्वागत के लिए कोलकाता हवाई अड्डा हुआ तैयार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, मानसिक रूप से विकलांग लोग भी आते हैं अंग्रेजी शब्द इडियट के दायरे में। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी हुआ लॉन्च। हाथ पर बने एक टैटू ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को मिलवाया अपने परिवार से। यूपी में 24 लाख बुजुर्ग मतदाताओं में से सिर्फ 10,000 बुजुर्ग लोग घर से ही वोट डालेंगे। डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की ओर जाने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन NGO 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल ID पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में
मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का फिर से स्वागत। और सबसे पहले आइए चले डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, SC/ST छात्रों को मुफ्त शिक्षा की पेशकश। साथ ही दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपए तक बढ़ाने की करेंगे कोशिश। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव की। अब यहाँ पर कांग्रेस ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार सत्ता में आ जाती है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य प्राइमरी स्कूलिंग से लेकर मास्टर्स तक की डिग्री यानी कि बालवाड़ी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा की आशा कर सकेंगे। ये वादा कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को लखनऊ में यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जारी उन्नति विधान नामक अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। इस घोषणा पत्र में दोनों समुदाय के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। साथ ही पार्टी ने दलित उप श्रेणियों के लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने और उनकी जरूरतों को देखने के लिए एक आयोग बनाने और गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए एक योजना तैयार करने का वादा भी किया है। पार्टी ने दलित समुदाय के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में सक्षम होने के लिए यूपी के गृह मंत्री के रूप में एक SC नेता की प्रतिनियुक्ति का वादा भी किया है। इसके अलावा पार्टी ने कोल समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने का वादा किया है। फ्रेंड्स, इस घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के आम घोषणा पत्र के अन्य प्रमुख मुद्दे। सरकार बनाने के 10 दिनों के बाद ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उनकी बिजली का बिल आधा करके कोविड महामारी की अवधि के बिल को भी माफ करेंगे। प्रत्येक दलित परिवार को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। बुजुर्ग या विधवा को 1,000 रुपए पेंशन। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण। आवारा पशुओं और फसल को हुए नुकसान की स्थिति में 3,000 रुपए का मुआवजा। दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा को समर्पित उत्सव का आयोजन करेंगे। कोरोना योद्धाओं को 50 लाख रुपए का मुआवजा। स्वास्थ्य व्यय को राज्य के वार्षिक बजट का 5% तक बढ़ाएंगे। दोस्तों, ऐसे कई वादे पार्टी के मैनिफेस्टो में पढ़े जा सकते हैं। SP ने वोट देने से रोका दिव्यांग को। अखिलेश यादव ने की है ऑफिसर पर एक्शन की मांग। फ्रेंड्स, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को एक मतदान अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है, जिसने कथित तौर पर एक विकलांग व्यक्ति को समाजवादी पार्टी को वोट देने से रोक दिया था। श्री यादव ने दावा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर उस व्यक्ति का एक वीडियो टैग किया है। फतेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के जगराजपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि एक मतदान अधिकारी ने उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट देने से रोक दिया
और इसके बजाय वोटिंग मशीन पर बीजेपी के निशान पर बटन दबा दिया। दोस्तों, ये घटना रविवार को हुई है जब एक मतदान दल फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और विकलांग व्यक्तियों को मतदान कराने ले गया था। लेकिन फतेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि आदमी ने अपनी इच्छा के अनुसार मतदान किया है और वो झूठे आरोप लगा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर जेपी पांडे ने एक बयान में कहा कि सिंह को पहले तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बाद में जब मतदान दल पूथपुरा गांव के लिए निकलने ही वाला था, तब सुरेंद्र सिंह ने झूठे आरोप लगाते हुए ग्रामीणों की मदद से पुलिस के टीम की गाड़ी रोक दी। घटना की खबर मिलते ही बीडीओ फतेहाबाद नायब तहसीलदार क्षेत्रीय पुलिस के साथ मौके पर गए और लोगों से बातचीत भी की। वहां के लोगों को संतुष्ट करने के बाद टीम को पूथपुरा गांव भेज दिया गया। अधिकारी ने कहा कि पोलिंग टीम और माइक्रो ऑब्जर्वर ने बताया कि सिंह ने खुद वोट किया है और वो झूठे आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर वीडियो में सिंह एक मतदान दल के साथ बहस करते हुए दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के प्रतीक साइकिल के लिए ही मतदान करना चाहते हैं। अब मामले की सच्चाई क्या है, पता चलने में समय लगेगा। फिलहाल तफ्तीश जारी है। केंद्र के ऑफिसेस में फिर से शुरू हुआ फुल ऑफिस अटेंडेंस, माने कि पूर्ण कार्यालय उपस्थिति हुई अनिवार्य। दोस्तों, इससे पहले डीओपीटी ने 3 जनवरी के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे और महामारी की स्थिति के आधार पर समय समय पर उनकी समीक्षा की जा रही थी। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार में पूर्ण कार्यालय उपस्थिति 7 फरवरी सोमवार से फिर से शुरू की जाए और सभी स्तरों पर कर्मचारी बिना किसी छूट के कार्यालय में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि ये निर्णय महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद और कोविड मामलों की संख्या में गिरावट के साथ साथ सकारात्मक दर में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग अध्यक्ष हालांकि ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी हर समय फेस मास्क पहने और कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना जारी रखे। फ्रेंड्स, एक्चुअली पहले के सर्कुलर के मुताबिक 50% कार्यालय उपस्थिति नियम को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन संबंधित क्वार्टर्स के इनपुट लेने के और स्थिति की समीक्षा के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा एक नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सूचित किया गया है कि सभी स्तरों पर सभी कर्मचारी बिना किसी छूट के कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे। सोमवार से और किसी भी कर्मचारी के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं होगा। बाद की समीक्षा में इन दिशा निर्देशों को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें अवर सचिव के स्तर के नीचे के सरकारी कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित थी और शेष 50% को घर से काम करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई थी, जबकि घर से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य माध्यमों पर उपलब्ध रहने के लिए कहा गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और घर से काम करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ उन सभी लोगों से बात भी की जो कोविड पॉजिटिव थे, जिसके बाद उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में पूछताछ की और उनके इनपुट और विचार भी मांगे थे। विशेष यात्रियों के स्वागत के लिए कोलकाता हवाई अड्डा हुआ तैयार। फ्रेंड्स, कोलकाता हवाई अड्डे में विकलांग लोगों और बुजुर्ग यात्रियों की प्राथमिक सुरक्षा जांच के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क और समर्पित लेन बनाए गए हैं। ये सुविधा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा करने वाली एकल महिलाओं को भी पूरा सपोर्ट देगी। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर एक हेल्प डेस्क को विशेष रूप से प्रशिक्षित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संचालित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो वो यात्रियों को विशेष आवश्यकता या सहायता के साथ बोर्डिंग गेट तक ले जाएंगे।
हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि न केवल विकलांग लोग, यहाँ तक कि पेसमेकर या प्रत्यारोपण वाले लोग भी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ काउंटर पर जा सकते हैं और हमारे कर्मी किसी परेशानी या सुरक्षा जांच से गुजरने में उनकी मदद करेंगे। ये कदम दिसंबर 2021 में लिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का पालन करता है, जहां उसने देश भर में हवाई अड्डों को विशेष जरूरतों वाले यात्रियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखने और उनकी सेवा करते समय अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि विकलांग लोगों को हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान अपने कृत्रिम अंगों या कैलिपर को हटाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, न ही उनकी सहमति के बिना मैन्युअल रूप से उन्हें उठाया जाना चाहिए। ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि सुरक्षा जांच व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन किए बगैर की जानी चाहिए। अक्टूबर 2021 में अभिनेता सुधा चंद्रन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था और पीएम मोदी को टैग करते हुए मुंबई हवाई अड्डे पर अपनी पीड़ा के बारे में बयान किया था, जहां उन्हें अपने कृत्रिम अंग हटाने के लिए कहा गया था। अगले ही दिन CISF ने ट्वीट करके माफी मांगी थी। अधिकारी ने कहा कि इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कोलकाता हवाई अड्डे पर CISF की सुविधा एक बहुत बड़ा कदम है। रोल आउट से पहले हमने विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं और कई विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ कई बैठकें की। कैलिपर्स अब नहीं हटाए जाते हैं और 90% मामलों में हम ऐसे यात्रियों को अपने प्रोस्थेटिक्स को हटाने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जहां प्रोस्थेटिक्स में अवैध सामानों की तस्करी की जा रही थी। हम मेटल डिटेक्टर से और अन्य उपायों के साथ उनकी जांच करने में विशेष ध्यान रखते हैं और बहुत ही कम मामलों में एयरलाइंस, हवाई अड्डे और एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में कृत्रिम अंग खोले जाते हैं। शहर की विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता जीजा घोष, जिनके पास एक निजी एयरलाइन के खिलाफ मामला था जिसने उन्हें 2012 में एक उड़ान से जबरन उतार दिया था, जिसके कारण 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले में विकलांग यात्रियों के 2 महत्वपूर्ण अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, पहुंच और उचित आवास। दिसंबर 2021 में कृत्रिम अंगों या कैलिपर्स पर सयोमदेव मुखर्जी के साथ गुरुवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर विशेष आमंत्रित थे। एनबेल इंडिया नामक एक NGO का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों ने प्रस्थान गेट नंबर 3 के पास हेल्प डेस्क काउंटर और HSA 4 में सुरक्षा जांच के लिए विशेष लेन का उद्घाटन किया। जीजा घोष ने कहा कि कोलकाता हवाई अड्डे पर कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए एक अलग चैनल और हेल्प डेस्क के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित होना एक महान क्षण था। ये वास्तव में एक महान पहल है और कई समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा जो विकलांग लोगों को हवाई अड्डे से गुजरते समय सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल परीक्षा 2008 CSE में दिव्यांग उम्मीदवार बिना कोटा के मेरिट के आधार पर चुने जाने के संबंध में केंद्र से किया सवाल। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें CSE 2008 और अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले कितने विकलांग उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाने के योग्य थे, इसका जायजा लेने को कहा है। दोस्तों, दरअसल न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति AS ओका की पीठ केंद्र द्वारा दी गई एक सिविल अपील पर विचार कर रहे थे, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के केंद्र की पुष्टि के आदेश का विरोध किया गया था। मामले को आगे की दलील के लिए 8 मार्च 2022 को सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद ये उचित समझते हैं कि भारत संघ अपीलकर्ताओं को ऑपरेटिव पे के संदर्भ में अनुपालन के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। ऐसा करते समय इस न्यायालय द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बैकलॉग रिक्तियों के निर्धारण के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीठ ने भारत संघ और अन्य में अपने फैसले पर भी भरोसा किया। बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड ORS
2013 SCC 772, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए बैकलॉग रिक्तियों को पहचानने और निर्धारित करने के लिए बाध्य है। न्याय निर्णय के लिए एक अन्य मुद्दा ये भी था कि जनादेश को ध्यान में रखते हुए क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त संख्या में रिक्तियों को भरा जाना था। भारत सरकार ने 29 दिसंबर 2005 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसके बाद 29 अप्रैल 2006 और 15 जनवरी 2018 को एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। परिपत्र के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले विकलांग व्यक्तियों को ओपन कैटेगरी में स्थान मिला। परिपत्र के अनुसार ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की अतिरिक्त संख्या उपलब्ध कराई जानी थी, जिन्होंने प्रतिवर्ष छूट का लाभ उठाया था। प्रतिवादी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के रूप में CSE 2008 में भाग लिया था, लेकिन उन्हें योग्यता के क्रम में स्थान नहीं मिला, क्योंकि कथित तौर पर शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की गणना करने में प्राधिकरण द्वारा गलती हो गई थी। इससे व्यथित होकर उन्होंने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ट्रिब्यूनल ने श्रीवास्तव के इस तर्क की अवहेलना की, ये कहकर कि उनको सुविधा और प्रयास करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई थी। इसके बाद अपनी अपील में श्रीवास्तव ने कहा कि CSE 2008 और अन्य परीक्षाओं में उनकी रैंकिंग के आधार पर कितने उम्मीदवारों का चयन किया जाना है, ये निर्धारित करने की कोशिश शुरू होनी चाहिए। 29 दिसंबर 2005 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधान के अनुसार उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उनकी योग्यता के आधार पर समायोजित करें। आरक्षित वर्ग के विरुद्ध दृष्टिबाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाए। फ्रेंड्स, सालों से इस गलती के शिकार उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। केरल में ई-लर्निंग की लाइसेंस सुविधा विकलांगों के लिए बन गई बाधा। दोस्तों, इन दिनों ड्राइविंग स्कूल संचालक एक अधिक फ्लेक्सिबल प्रणाली की मांग कर रहे हैं, जहां आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सके। लेकिन मोटर वाहन विभाग कार्यालय का दौरा किए बिना ही ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की ये ऑनलाइन आवेदन सुविधा सैकड़ों विकलांग आवेदकों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही है। आइए जानते हैं कैसे। एक तरफ जहां नई सुविधा नागरिकों को अपने घरों के आराम से शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है, वहीं दूसरी तरफ हर दिन आवश्यक दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए विकलांग लोगों के औसतन 70 से 100 आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। अधिकारी इस स्थिति के लिए खराब जागरूकता और मार्गदर्शन को कारण बताते हैं। MVD अधिकारियों का दावा है कि वे भौतिक यात्रा के अभाव में आवेदनों की जांच करने या आवेदकों का मार्गदर्शन करने में असमर्थ हैं। फिजिकल स्क्रीनिंग तभी होती है जब आवेदक अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि अधिकांश सामान्य व्यक्तियों की तरह ही कई लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और वे भारी शुल्क के कारण ड्राइविंग स्कूल में दाखला नहीं लेते हैं। विकलांगों के कल्याण के लिए काम करने वाले सरकारी विभागों को ऐसे लोगों को लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। साथ ही विशिष्ट दिन विकलांग लोगों के लिए आवंटित किए जाने चाहिए। हालांकि ऐसे आवेदकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब वे आवश्यक दस्तावेजों के बिना ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। मानदंडों के अनुसार इसके लिए किसी सरकारी अस्पताल के किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ या किसी हड्डी रोग सर्जन से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तिरुवनंतपुरम के एक आवेदक 18 वर्षीय विष्णु के लिए, जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक लंबा इंतजार अब भी जारी है। अतिरिक्त आवश्यकताओं से अनजान विष्णु ने बताया कि पिछली बार जब मैं परीक्षण के लिए गया था तो मेरे पास विकलांगता प्रमाण पत्र था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझे एक और चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने के लिए कहा गया, जिसके बिना मैं परीक्षण में शामिल नहीं हो सका।
मैं 4 अस्पतालों में गया, लेकिन कोविड की स्थिति के चलते मुझे मदद नहीं मिल पाई। आखिरकार मुझे मेडिकल कॉलेज अस्पताल से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 5 दिन लग गए। एमवीडी अधिकारियों के अनुसार दिव्यांग आवेदकों के लिए एक अलग व्यवस्था की जरूरत है। एक अधिकारी ने कहा, जब वे परीक्षा में शामिल होने आते हैं तो उन्हें समझाना आसान नहीं होता है। कई लोगों ने लर्निंग लाइसेंसेस प्राप्त करने के बाद उन्हें परीक्षा में शामिल न होने देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म आवेदकों को सारी जानकारी नहीं देता है और इसीलिए दोस्तों अब ड्राइविंग स्कूल संचालक अधिक फ्लेक्सिबल सिस्टम की मांग कर रहे हैं। केरल में हर साल औसतन 2.5 लाख से 3 लाख लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। केरल राज्य में लगभग 35 लाख लाइसेंस धारक है। ड्राइविंग स्कूल संचालक एक अधिक लचीली प्रणाली की मांग कर रहे हैं, जहां आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सके। ऑल केरल ड्राइविंग स्कूल वर्कर्स यूनियन C2 के राज्य सचिवों में से एक दास बीजू ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना कई आवेदकों के लिए संभव विकल्प नहीं है। केवल घर पर कंप्यूटर रहने वाले लोग ही शिक्षार्थी के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। साइट ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर काम नहीं करती है। जो लोग इसे ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उनके पास सीधे एमवीडी कार्यालय से ये काम करने का विकल्प होना चाहिए। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद विकलांग लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन एक प्रत्यारोपण के बाद फिर से चलने लगा है। स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा विकसित एक इम्प्लांट की बदौलत एक लकवाग्रस्त व्यक्ति नुकसानग्रस्त रीढ़ की हड्डी के साथ फिर से चलने में सक्षम हो गया है। ये पहली बार है जब कोई व्यक्ति रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से कट जाने के बावजूद स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हो पाया है। इसी तकनीक ने एक और लकवाग्रस्त मरीज के स्वास्थ्य में सुधार किया है। फ्रेंड्स, ये रिसर्च वर्ल्ड फेमस नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुई है। 5 साल पहले मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद मिशेल रोकाती को लकवा मार गया था। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से कट गई थी और उनके पैरों में बिल्कुल भी संवेदना बाकी नहीं बची थी, लेकिन अब वो चल सकते हैं एक विद्युत प्रत्यारोपण के कारण, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा उनकी रीढ़ से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, आप ये जान ले कि इस तरह चोट खाया हुआ घायल इंसान इससे पहले कभी भी फिर से चल नहीं पाया है। ये टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस की प्रगति का एक नया आयाम माना जा रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि ये रीढ़ की हड्डी के चोट का इलाज नहीं है और ये टेक्निक अभी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करने के लिए बहुत ही जटिल है, लेकिन फिर भी इसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मिशेल ने बताया कि ये तकनीक मेरे लिए एक उपहार साबित हुई है। मैं खड़ा हो सकता हूँ, जहाँ चाहता हूँ वहाँ चल कर जा सकता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ। ये लगभग एक सामान्य जीवन की तरह ही है। दोस्तों, ये अकेली तकनीक नहीं थी जिसने मिशेल को ठीक किया। इसमें इस युवा इटालवी का दृढ़ संकल्प भी है। मिशेल दुर्घटना के क्षण से ही जितना हो सके उतनी प्रगति करने के लिए दृढ़ थे। वे आगे बताते हैं कि मैं जिम में बॉक्सिंग, दौड़ और फिटनेस ट्रेनिंग लेता था, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं वो काम नहीं कर सका जो मुझे पसंद था। लेकिन मैंने अपना मूड खराब नहीं होने दिया। मैंने अपना पुनर्वास कभी नहीं रोका। मैं चाहता था कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले। दोस्तों, मिशेल के ठीक होने की गति न्यूरोसर्जन्स को चकित कर रही थी, जिन्होंने मिशेल की बॉडी में तंत्रिका तंतुओं में प्रत्यारोपण और विशेषज्ञ रूप से जुड़े इलेक्ट्रोड्स डाले थे। लॉजन विश्वविद्यालय अस्पताल में प्रोफेसर जोसलीन बलोच ने कहा कि मैं बेहद हैरान थी। मिशेल बिल्कुल अविश्वसनीय है। वो इस तकनीक का उपयोग प्रगति और बेहतर होने में कर रहे हैं, जिसके चलते उनका फिर से चलने का सपना पूरा हो चुका है।
फ्रेंड्स, इस शोध को शेफील्ड के नॉर्दर्न जनरल हॉस्पिटल के सलाहकार डॉक्टर राम हरिहरन ने समर्थन दिया है, जो इस अनुसंधान दल से स्वतंत्र है और स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन के सदस्य हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और मिशेल ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जो पहले नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले कि वो आश्वस्त हो सके कि ये एक प्रभावी उपचार है और अधिक नैदानिक प्रशिक्षण किए जाने की आवश्यकता है। हमें ये साबित करने के लिए मरीजों की अधिक संख्या पर जांच करने की आवश्यकता है। पहले ये जांचना होगा कि ये सबके लिए सुरक्षित है और उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदलता है, तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी को संक्षेप में बताया जाए तो जानिए कि रीढ़ की हड्डी की नसें मस्तिष्क से पैरों तक संकेत भेजती हैं। जब कुछ लोगों को लकवा मार जाता है तो चोट के कारण नसें क्षतिग्रस्त हो जाती है। मिशेल के मामले में उनके पैरों तक कोई संकेत नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से अलग हो गई थी। लेकिन इम्प्लांट सीधे उनके पैरों तक ये संकेत भेजता है, जिससे वो चलने में सक्षम हो पाते हैं, लेकिन केवल तभी जब इम्प्लांट चल रहा हो। अब तक 9 लोगों ने प्रत्यारोपण प्राप्त किया है और चलने की क्षमता हासिल कर ली है। उनमें से कोई भी इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में चलने में मदद करने के लिए नहीं करता है, क्योंकि ये इस स्तर पर अब भी बहुत जटिल है। इसके बजाय वे इसका उपयोग चलने का अभ्यास करने के लिए करते हैं, जो उनकी मांसपेशियों का व्यायाम करता है और उनके स्वास्थ्य में सुधार करता है और अक्सर थोड़ा सा चैलेंज बहाल करता है। डेविड एमजी इम्प्लांट प्राप्त करने वाले पहले रोगियों में से एक थे। मिशेल की तरह ही वो वॉकर का उपयोग करते हुए प्रत्यारोपण के साथ चलने में सक्षम थे। डेविड के स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार हुआ, जो कि 2010 में उनकी दुर्घटना के बाद संभव नहीं था। डेविड बताते हैं कि ये इम्प्लांट हाइपोटेंशन में मदद करता है। पहले तो मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि मुझे हाइपोटेंशन की गहरी समस्या है। मैं अक्सर बहुत थक जाता था। जब एक बार मुझे पता चला कि प्रत्यारोपण रक्तचाप को बढ़ा सकता है, तो ये एक कमाल की बात थी। ये छोटी सी चीज है, लेकिन एक बड़ा अंतर बनाती है। इकोले पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉजेन EPFL में तकनीक विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर ग्रेगोयर कोर्टाइन ने कहा है कि लकवाग्रस्त लोगों को चलने में मदद करने के लिए इस तकनीक का नियमित रूप से उपयोग करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। ये रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं। हम उन्हें कुछ कदम उठाने के लिए खड़े होने की क्षमता देना चाहते हैं। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुधार है। एक इलाज के लिए रीढ़ की हड्डी के पुनर्जनन की आवश्यकता होगी, लेकिन स्टेम सेल उपचार अभी भी अनुसंधान के बहुत प्रारंभिक चरण में है। प्रोफेसर कोर्टाइन का मानना है कि उनके प्रत्यारोपण की तकनीक का उपयोग स्टेम सेल थेरेपी के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी और देर है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी हुआ लॉन्च। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ये तकनीकी प्रशिक्षण और नौकरियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। दृष्टिबाधित, श्रवण दोष और लोकोमोटिव विकारों जैसी अक्षमताओं वाले लोग रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए AI का उपयोग करके मंच को विशिष्ट रूप से तैयार कर रहे हैं। ये मंच उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करेगा और संबंधित नौकरी चाहने वाले के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का सुझाव देगा। इसे वेब और मोबाइल दोनों संस्करणों के लिए विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन IITH द्वारा यूथ फॉर जॉब्स
विजुअल क्वेस्ट इंडिया के साथ संयुक्त रूप से इसे विकसित किया जा रहा है तथा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के समर्थन से स्वराज एबिलिटी का सॉफ्ट लॉन्च किया गया। इस पहल को विकसित करने के लिए विभिन्न दक्षताओं वाले विभिन्न संगठन प्रमुख इस परियोजना के लिए एक साथ आए हैं, जबकि IIT हैदराबाद AI घटक के लिए अपनी विशेषज्ञता देता है। विजुअल क्वेस्ट इंडिया डेवलपर है और यूथ फॉर जॉब्स, स्किलिंग, डिसेबिलिटी और जॉब लिंकेज में अपना समृद्ध अनुभव लेकर आया है। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। फ्रेंड्स, भारत में 21 मिलियन विकलांग व्यक्ति है। इनमें से लगभग 70% बेरोजगार या अल्प रोजगार पर ही जी रहे हैं। PWD अधिनियम 2016 विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा और रोजगार के अधिकार पर प्रकाश डालता है। ये PWD को कुशल होने और नौकरियों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि अधिकांश मौजूदा प्लेटफॉर्म्स दुर्गम हैं और विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के अनुकूल नहीं है। डेवलपर्स के अनुसार इस प्लेटफॉर्म को बनाने का महत्व ये है कि अगर देश को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरा करना है तो सबसे कमजोर जैसे विकलांग युवाओं को कुशल और स्थायी अवसरों से जोड़ना जरूरी है। प्रोफेसर विजय राघवन ने उद्योग द्वारा परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए इन नवाचारों को बढ़ाने से पहले लोगों के समूहों के बीच सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र दोनों में तकनीकी नवाचारों का कड़ाई से परीक्षण करने के महत्व पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकलांग लोगों के आयु संबंधित समूहों को याद रखना महत्वपूर्ण है। बच्चे भी एक कमजोर समूह है और उनकी अक्षमताओं पर विचार किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी इसे सुगम बना सकती है और सुनिश्चित कर सकती है कि कोई भी पीछे ना छूटे। इस अनुकूलित जॉब प्लेटफॉर्म को स्वराज एबिलिटी नाम दिया गया है क्योंकि ये प्रौद्योगिकी, कौशल और जॉब लिंकेज का उपयोग करके PWD को स्वतंत्रता देता है। ये अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने का एक प्रयास है जो विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शामिल होने और नौकरी के अवसर का पता लगाने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से युवाओं को उनके कौशल और ज्ञान के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। ये उन संगठनों के लिए वन स्टॉप शॉप है जो विकलांग व्यक्तियों को काम पर रखना चाहते हैं। साथ ही ये विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों में गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारों का समर्थन करता है। मीरा शेनॉय, संस्थापक CEO यूथ फॉर जॉब्स, जयेश रंजन, सचिव IT तेलंगाना सरकार, प्रकाश आप्टे, अध्यक्ष कोटक महिंद्रा बैंक, प्रो BS मूर्ति, निदेशक IIT हैदराबाद और डॉक्टर मनोज देसरकर, एसोसिएट प्रोफेसर CSE और IITH विभाग, ये सभी मान्यवर इस लॉन्च के समय उपस्थित थे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, मानसिक रूप से विकलांग लोग भी आते हैं अंग्रेजी शब्द इडियट के दायरे में। फ्रेंड्स, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में बताया है कि अंग्रेजी शब्द इडियट के दायरे में मानसिक रूप से विकलांग लोग भी शामिल है। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोज ने इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। न्यायाधीश ने 1865 के लेटर्स पेटेंट के खंड 17 के तहत मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के संरक्षक के रूप में C रघुरामन को नियुक्त किया। उन्हें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति R बालाजी और उनकी संपत्तियों की देखभाल करनी थी। याचिका पर अंतिम बहस के दौरान रघुरमन के अधिवक्ता ने न्यायाधीश से कहा कि लेटर्स पेटेंट के खंड 17 के अनुसार ब्लैक लॉ शब्दकोश में पाई गई इडियट की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति शामिल है जो मानसिक रूप से विकलांग है। जैसे कि इस मामले में याचिकाकर्ता 60% मानसिक मंदता से पीड़ित हैं। एकल न्यायाधीश ने साल 2013 में माना था कि संरक्षक नियुक्ति करने की मांग करने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं थी। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता अधिनियम 1999 और व्यक्तियों के कल्याण के लिए गठित राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 14 के तहत संबंधित वैधानिक प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया था। तब से हाईकोर्ट से जुड़ी रजिस्ट्री ऐसी किसी भी याचिका पर विचार करने से इनकार कर रही थी।
लेकिन अब न्यायाधीश ने कहा कि वो याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद और साथ ही साथ उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अनुमति दे रहे हैं। हालांकि न्यायाधीश ने कुछ शर्तें भी लगाई है। इस न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक रजिस्ट्री के समक्ष बालाजी के मृत माता पिता के स्वामित्व वाली पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा 4 हफ्ते के भीतर देना होगा। वो हर 6 महीने में रजिस्ट्री के समक्ष ब्यौरा देंगे और विभिन्न बैंकों वित्तीय संस्थानों में बालाजी की जमा पूंजी का खुलासा रहेगा। यदि बालाजी से संबंधित धन के दुरुपयोग के बारे में किसी न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण को पता चलता है तो उसे उचित जांच के बाद उसकी संरक्षता रद्द करने का अधिकार है। हाथ पर बने एक टैटू ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को मिलवाया अपने परिवार से। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में रहने वाले एक मानसीय रूप से विकलांग युवा व्यक्ति की। इस युवा के हाथ पर बने टैटू ने उसे उसके बिछड़े परिवार से मिलने में मदद की। 19 वर्षीय शंकर प्रजापति जनवरी के दूसरे सप्ताह में किन्नी गोली और मुल्की में उसके आसपास घूम रहे थे। स्थानीय निवासियों ने शिकायतों के बाद पुलिस ने उसे करनाड के मेमुना फाउंडेशन अपत बंधवा साइको रिहैबिलिटेशन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और पुनर्वास केंद्र के संस्थापक मोहम्मद आसिफ ने अपने बाएं हाथ पर एक मोबाइल नंबर अंकित किया था। हाथ पर बने मोबाइल नंबर के जरिए आसिफ शंकर के परिजनों का पता लगाने में सफल रहे। आसिफ ने मीडिया को बताया कि पिता ने शंकर के हाथ पर मोबाइल नंबर का एक टैटू गुदवा दिया था, जब वो पहले भी कई बार घर से बाहर निकल गए थे। मुल्की पुलिस एएसआई कृष्णप्पा और उनकी टीम ने 13 जनवरी को लड़के को बचाया। उन्होंने बेहतर देखभाल के लिए हमारे पुनर्वास केंद्र में उसे सौंप दिया। हमने उसे कई दिनों तक अपने केंद्र में भोजन और आवास उपलब्ध कराया। शुरू में उसने बताया कि उसका नाम शंकर है, बाद में उसने कहा कि वो राजू है। इसी तरह वो अपने मूल स्थान के बारे में भी निश्चित नहीं था। उसने दावा किया कि राजस्थान और मुंबई दोनों ही उसका मूल स्थान है। जब एक दिन उसे नहलाया जा रहा था तो उसके बाएं हाथ पर हमने टैटू देखा, जिसके बाद तुरंत ही हमने वो नंबर डायल किया तो कल्याण के उल्लासनगर के एक निर्माण श्रमिक उनके पिता मांगीलाल प्रजापति को फोन मिला। उन्होंने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार होने के कारण बिना किसी को बताए ट्रेन में घर से निकल गया था। आसिफ ने कहा कि दोस्त की मदद से मैंने शंकर को 1 हफ्ते पहले बस से उसके पैतृक स्थान पर भेज दिया है। मांगीलाल प्रजापति ने बताया, हमारा पैतृक गांव राजस्थान में है, लेकिन अब हम कल्याण में बस गए हैं। शंकर 1 हफ्ता पहले ही सकुशल यहाँ पहुँच गया था। वो अब हमारे साथ है और हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अब हमें छोड़कर ना जाए। यूपी में 24 लाख बुजुर्ग मतदाताओं में से सिर्फ 10,000 बुजुर्ग लोग घर से ही वोट डालेंगे। फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने विकलांगों को और 80 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को, साथ ही साथ कोविड रोगियों को घर घर मतदान सुविधा के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता इस सेवा का लाभ उठाने के इच्छुक नहीं हैं। दोस्तों, इस विषय पर 5 फरवरी तक अपडेट किए गए डेटा से पता चलता है कि यूपी में 80 वर्ष से अधिक आयु के या विकलांग मतदाताओं में से, यानी कि कुल 24.2 लाख मतदाताओं में से केवल 10,000 ने ही घर से वोट डालने का विकल्प चुना था। मुरादाबाद जिले में 40,000 ऐसे मतदाता हैं, जिनमें से केवल 460 ने ही ये सुविधा चुनी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यूपी में होम बैलेट के विकल्प चुनने वाले 10,000 लोगों में से 7,396 नागरिक 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 3,312 विकलांग व्यक्ति PWD श्रेणी से हैं। यानी कि इन 10,000 लोगों में से कम 40% लोग विकलांग हैं।
दोस्तों, आपको याद दिला दे कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून और मंत्रालय ने चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया था, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को 2019 में अनुपस्थित मतदाता सूची में शामिल किया गया था। ऐसे सभी मतदाता पोस्टल बैलेट का विकल्प चुन सकते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो मतदानकर्ताओं के प्रतिशत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से यूपी में ये पहली बार है जब 80 साल से ऊपर के लोगों और कोविड रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट की कवायद हो रही है। इस बीच जिन लोगों के लिए ये सुविधा है, उनमें से कई ने सुविधा के बारे में कुछ भी मालूम ना होने का दावा किया है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद आइए अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ विदाउट साइट का। लेकिन उस सेगमेंट से पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। हम अभी वापस आते हैं। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर कम्युनिटी कलर्स, और अब वक्त है हमारे सेगमेंट के पहले एपिसोड का, जिसका नाम लाइफ विदाउट साइट। आइए सुनिए। केवल अंधकार में ही आप तारे देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं पायल खेतान। मैं मोहित गुप्ता। आप सबके बीच लेकर आए हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम है लाइफ बियॉन्ड साइट। दृष्टि नहीं पर जीवन सही। दोस्तों, जब हमें पता लगता है कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई है या जाने वाली है, तब हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। बट असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की मदद से हम इस अंधकार में रोशनी भर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही है सबसे बड़ा हथियार। और इसी अच्छे विचार को ध्यान में रखते हुए हमने एक पहल की है जिसमें जिंदगी के हर पहलू जैसे कि जॉब, एजुकेशन, कुकिंग, इंडिपेंडेंट लाइफ, इन सबको हम कैसे पॉसिबल बना सकते हैं और अपने जिंदगी को सरल और सुखी बना सकते हैं, इसमें मेंशन है। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं हमारे ऐसे ही दोस्त की कहानी। मेरी आंखें चली गईं, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे जीवन का क्या होगा? बालक, मत हो परेशान, यहाँ है समाधान। प्रभु, आप जय हो। ना हो निराश, मन में रख विश्वास। लेकिन प्रभु, बिना आंखों के मैं क्या कर सकता हूँ? तू सब कुछ कर सकता है। जॉर्ज की मदद से कंप्यूटर चला सकता है, टॉकबैक की मदद से मोबाइल चला सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, खाना मंगा सकता है, आने जाने के लिए कैब बुक कर सकता है। अच्छा प्रभु,
ये सब हो सकता है? हाँ, और ब्रेल की मदद से अपनी एजुकेशन पूरी करके प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, एजुकेशन सभी सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकता है। सचमुच प्रभु, ऐसा हो सकता है? हाँ, और मोबिलिटी की ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन को इंडिपेंडेंट बना सकता है। लेकिन प्रभु, ये मोबिलिटी की ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ? इसके लिए अनेबल इंडिया, एनएबी, एआईसीबी जैसी संस्थाएं हैं जहां तू मोबिलिटी की ट्रेनिंग लेकर खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। और आने वाले ऑडियोज में इसके बारे में तुझे ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। जय हो प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि बिल्कुल है लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन पत्र जिन पदों के लिए किया जा सकता है उनमें शामिल हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2022 है। अप्लाई करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ssc.nic.in। आई रिपीट www.ssc.nic.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन प्रतिभागियों ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2021 के लिए इनरोलमेंट किया था, यानी अपने आप को नामांकित किया था, उनके एप्लीकेशंस में अगर कोई त्रुटि है या अगर वे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो वे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर अपनी एप्लीकेशंस में करेक्शन कर सकते हैं। वेबसाइट रिपीट की जाती है www.ssc.nic.in। दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए काम कर रही एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एकजुट में एक फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। एक ऐसी फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है जो दृष्टिबाधित लड़कियों को कंप्यूटर सिखा सके। आरंभिक तौर पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को 15,000 रुपए मासिक वेतन व अकोमोडेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन गुणों की आवश्यकता एक टीचर के रूप में इस पद के लिए की जा रही है: एक, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एफिशिएंसी इन वर्किंग विद स्क्रीन रीडर्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एक्सेट्रा। ज्यादा जानकारी के लिए आप danish.mahajan88@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, SC/ST छात्रों को मुफ्त शिक्षा की पेशकश।
साथ ही दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपए तक बढ़ाने की करेंगे कोशिश। एसपी ने वोट देने से रोका दिव्यांग को, अखिलेश यादव ने की है ऑफिसर पर एक्शन की मांग। केंद्र के ऑफिसेस में फिर से शुरू हुआ फुल ऑफिस अटेंडेंस, माने कि पूर्ण कार्यालय उपस्थिति हुई अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल परीक्षा 2008 सीएसई में दिव्यांग उम्मीदवार बिना कोटा के मेरिट के आधार पर चुने जाने के संबंध में केंद्र से किया सवाल। केरल में ई लर्निंग की लाइसेंस सुविधा विकलांगों के लिए बन गई बाधा। विशेष यात्रियों के स्वागत के लिए कोलकाता हवाई अड्डा हुआ तैयार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, मानसिक रूप से विकलांग लोग भी आते हैं अंग्रेजी शब्द इडियट के दायरे में। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी हुआ लॉन्च। हाथ पर बने एक टैटू ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को मिलवाया अपने परिवार से। यूपी में 24 लाख बुजुर्ग मतदाताओं में से सिर्फ 10,000 बुजुर्ग लोग घर से ही वोट डालेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।